क्लास 11th। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया था। अब आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है कि लेट f एंड g आर टू आर, मतलब f और g हमारे दो फंक्शंस हैं जो कि रियल नंबर से रियल नंबर के मैप में be defined respectively by fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3। fx is equal to दिया हुआ है 2x plus 1 और gx is equal to दिया हुआ है fx equal to x plus 1 है, fx equal to x plus 1 है और gx equal to 2x minus 3 है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, f plus g, f minus g एंड f by g। तो फाइंड f plus g, f minus g और f by g ये निकालना है। तो देखो f plus g मतलब हो गया fx plus gx, f plus g का मतलब fx plus gx, तो ये हो जाएगा fx यानी कि x plus 1 प्लस gx यानी कि 2x minus 3। तो x plus 2x ये हो जाएगा 3x और 1 minus 3 हो गया -2। तो ये हमारा f plus g है। क्लियर? अब हम f minus g की तरफ चलें। f minus g का मतलब हो गया fx minus gx। तो ये हो जाएगा fx हमारा x plus 1 है माइनस gx हमारा क्या है 2x minus 3। तो ये हो जाएगा x plus 1 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा -2x plus 3। तो x minus 2x हो जाएगा -x, 1 plus 3 हो जाएगा 4। तो f minus g जो होगा वो हमारा होगा -x plus 2। क्लियर? अब इसके बाद f by g, f by g का मतलब fx upon gx provided gx not equals to 0। gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर gx 0 हो गया तो ये f by g हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए अब f by g इज इक्वल टू fx कितना है भाई हमारा x plus 1 अपॉन gx कितना है 2x minus 3, सच दैट ये जो 2x minus 3 है वो 0 नहीं है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3/2 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कि f plus g हमारा 3x minus 2 है, f minus g हमारा -x plus 4 है और f by g हमारा x plus 1 upon 2x minus 3 है, where x not equals to 3/2। क्लियर? तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लेट f इज इक्वल टू, देखो f में कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 1 2 3, 1 1 2 3, 0 -1 और -1 -3। अब ये कह रहा है कि ये जो f है एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर में, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ax प्लस b। जो हमें डेफिनेशन दी हुई है fx की वो है ax प्लस b। ठीक है, तो फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, a और b हमारे कुछ इंटीजर्स हैं, तो डिटरमाइन a एंड b। हमें डिटरमाइन करना है a और b। तो अब देखो भाई हमें fx यानी कि फंक्शन की वैल्यू दी हुई है ax प्लस b। अब अगर हम ध्यान दें तो f में जो ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एंट्री होती है वो हमारे x की होती है, यानी कि डोमेन का एलिमेंट होता है वो, और जो सेकंड वाला होता है वो रेंज होता है, यानी कि वो fx की वैल्यू होती है।
तो अगर हम f ऑफ 1 की बात करें, यानी कि x की जगह अगर हम 1 रख दें तो f1 हो जाएगा, और f1 हमारा क्या है, 1 है, मतलब 1 जो है 1 से कनेक्टेड है। तो x की जगह जब हमने 1 रखा तो फिर हमें f1 की वैल्यू 1 मिल रही है। इसी तरह जब हमने x की जगह 2 रखा तो हमें f2 की वैल्यू 3 मिल रही है। इसी तरह x की जगह अगर हम 0 रखें तो f0 की वैल्यू -1 है, और x की जगह अगर हम -1 रखें f ऑफ -1 इज इक्वल टू -3। तो इन्हीं चीज को हम लिखेंगे। देखो हम यहाँ पे हमारे दो अननोन्स हैं a और b, यानी कि अगर हम दो इक्वेशन बना लें, a और b में अगर हम दो इक्वेशन बना लें तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम इन्हीं भी दो एलिमेंट्स से दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सपोज हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे हम एक इक्वेशन बनाते हैं और सेकंड एलिमेंट से दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो f1 जो होगा वो हमारा 1 के बराबर होगा। तो f1 हमारा होगा क्या, fx में हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा a into 1 plus b is equal to 1। a into 1 यानी कि a plus b is equal to 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में f2 is equal to 3 है, f2 is equal to 3 है, तो f2 कैसे आएगा, a into 2 plus b is equal to 3, तो ये हो जाएगा 2a plus b is equal to 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सिंपल इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा a plus b is equal to 1, और सेकंड इक्वेशन है 2a plus b is equal to 3, 2a plus b equals to 3। अब हम क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गया, a minus 2a माइनस a के बराबर होगा इक्वल्स टू 1 minus a यानी कि -2, तो माइनस a माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर, a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक में हम इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारा है क्या, a plus b is equal to 1, तो a की जगह हम रख दें 2 plus b is equal to 1, तो b is equal to 1 minus 2 यानी कि b is equal to -1। ठीक है, तो a is equal to आ गया हमारा 2 और b is equal to -1 आंसर। ठीक है, एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू AB। अब कैसे डिफाइन किया है, देखो भाई रिलेशन R को डिफाइन किया है, उसमें a, b टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट a एंड b बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर। यानी कि दोनों जो हमारे नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, और इसके अलावा जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब दूसरे वाले नंबर को अगर हम स्क्वायर करें तब जाके वो पहले नंबर के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि वो नंबर, वो जो एलिमेंट है वो हमारा रिलेशन R का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, देखो आस्क द फॉलोइंग ट्रूथ, यानी कि 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं, अब तीनों पार्ट हमें बताना है कि क्या ये तीनों पार्ट सही हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है कि a बिलोंग्स टू R, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो ये जो a है वो हमारा इस R का एलिमेंट होगा। सॉरी, ये रियल नंबर नहीं है, ये सेट है सिर्फ। तो ये जो a एलिमेंट है
ये हमारा R का एक एलिमेंट होगा और ऑल नेचुरल नंबर A। ठीक है, तो देखो ये हमारा ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अच्छा देखो किस चीज को अगर ट्रू नहीं बोलना है, जैसे अगर हमको बताना है ये गलत है, ये सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। अगर हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि इस वजह से ये सही नहीं है, तो फिर उसको मान लिया जाता है। तो फिर हम देखो इसमें क्या करेंगे, कैसे हम प्रूव करें कि ये A, A R में नहीं है। ठीक है ना, तो हम कोई भी एग्जांपल ले लें। सपोज हमने 3 ले लिया, 3, 3 की अगर हम बात करें तो 3, 3 R में कब होगा फिर, जब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A की वैल्यू जो है वो B स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो A तो हमारा यहाँ पे 3 है, क्या वो B स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर के बराबर है? तो 3 का स्क्वायर तो 9 है, तो इसका मतलब 3 और 9 तो इक्वल नहीं है। तो जब 3 और 9 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 3, 3 R में नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? 3, 9 अगर लिखा होता, सॉरी 9, 3 अगर लिखा होता तो हम कह सकते हैं कि 9, 3 R में बिलोंग करता है। लेकिन 3, 3 दोनों एलिमेंट सेम, वो कभी भी इस R में बिलोंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा गलत है और इसका एग्जांपल ये है कि 3, 3 जो है हमारा R में बिलोंग नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है कि A B belongs to R implies B, A belongs to R, ना? If A B belongs to R, it implies B, A also belongs to R। मतलब जैसे अगर हमने लिखा कि 9, 3 जो है हमारा R में है, अब ये R में है, सही में है। क्यों है? क्योंकि इसमें ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है A यानी कि 9, वो इक्वल है किसके, सेकंड एलिमेंट B के स्क्वायर के। सेकंड एलिमेंट हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखो 9 इज इक्वल टू 9 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 9, 3 है वो हमारा R में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 9, 3 R में बिलोंग कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसको अगर हम रीअरेंज कर दें, परम्यूट कर दें, इसका मतलब B, A का मतलब क्या हो जाएगा, 3, 9। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर 9, 3 R में है तो 3, 9 भी R में होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? तो देखो भाई, अगर ये सही होगा तो इसका मतलब ये जो पहला वाला एलिमेंट है 3, वो इक्वल होना चाहिए किसके भाई, जो सेकंड एलिमेंट है 9 उसके स्क्वायर है, यानी कि 3 इज इक्वल टू 81 होना चाहिए। लेकिन क्या 3 81 के इक्वल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब जो 3, 9 है वो हमारा R में बिलोंग नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर है कि अगर 9, 3 कोई भी एलिमेंट हमारा R में है तो उसका जो कम्यूटेटिव वाला है, उल्टा वाला है, वो उस R में लाई नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, अब चलो थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इसमें लिखा है कि A B belongs to R, B C belongs to R implies A C belongs to R। A B belongs to R, B C belongs to R, it implies, इसका मतलब कि A और C भी R में होगा, ऐसा कह रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हम इसके लिए भी कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे 9, 3 R में है। ठीक है, अब उसके बाद B, C भी R में होना चाहिए। अब B, C R में हम कैसे ले लें इसको, नहीं
देखो इसको ऐसे लो, ये एग्जांपल कर लो, इसमें तुम दूसरा एग्जांपल लो। सपोज 16,4 ये हमारा आर में है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसी तरह से b जो है b कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, यानी कि b हमारे यहाँ पे 4 है तो 4,2 ये भी हमारा आर में होगा। बात समझ में आ रही है। a जो है यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि जो a है यानी कि 16 कॉमा c यानी कि 2, 16,2 भी आर में होगा। ये दोनों एलिमेंट तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर में एलिमेंट में हैं, आर के एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या 16,2 भी आर में होगा? क्यों 16,2 आर में नहीं होगा भाई? क्योंकि 16,2 आर में तब होगा जब 16 इज इक्वल टू, ये जो पहला एलिमेंट है वो सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सॉरी सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए। क्या 16 और 4 इक्वल है भाई? इक्वल नहीं है। इसका मतलब 16,2 जो है वो आर का एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये भी हमारा फॉल्स है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। a जो है वो दिया हुआ है 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16, ठीक है। एंड f इज इक्वल टू, एक फंक्शन एक f दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स कुछ लिखे हुए हैं 1 5 2 9 1 5 2 9 3 1 4 5 3 1 4 5 और 2 11, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। इसमें भी दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या लिख रहा है कि f is a relation from a to b, f is a relation from a to b। अब देखो f रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। तो रिलेशन होता क्या है भाई? तो कोई भी रिलेशन R जो है वो a क्रॉस b का अगर है, मतलब कोई भी रिलेशन R अगर a टू b है तो वो कब होगा भाई? जब रिलेशन R में जो एलिमेंट्स हैं वो a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहिए, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहिए, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b हम सबसे पहले लिखेंगे। a क्रॉस b क्या होगा भाई? देखो 1 के साथ हम, हमारे पास 1 1 हो सकता है, 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, ये 1 के करस्पॉन्डिंग हो गया। अब हम 2 के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, ये हो गया। अब 3 के करस्पॉन्डिंग 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16, और फिर 4 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है a और b का। तो देखो क्या ये जो f है ये रिलेशन तभी होगा जब ये f में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे a क्रॉस b में होने चाहिए। तो क्या 1,5 इसमें है? देखो यहाँ पे है 1,5,
फिर 2,9 यहाँ पे है, 3,1 यहाँ पे है, 4,5 देखो यहाँ पे है, और 2,11 भी यहाँ पे है। ठीक है, इसका मतलब F में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब A क्रॉस B के ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये जो F है, F इज a subset of A क्रॉस B, therefore F is a relation from A to B। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि जो हमारा F है वो A से B में एक रिलेशन होगा। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कह रहा है कि F is a function from A to B। F is a function from A to B। A से B में F एक फंक्शन है। तो देखो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि F का अगर F फंक्शन है A to B, तो उसका जो डोमेन सेट है, डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज कोडोमेन सेट में होना चाहिए, यानी कि A के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट B में होना चाहिए। तो देखो ये जो F दिया हुआ है इसमें पहला एलिमेंट हमारा A का है, ये सारे के सारे जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे A के हैं, और ये जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं ये सब के सब हमारे B के। क्लियर? अब अगर हम देखें, देखो 1 जो 5 के साथ कनेक्टेड है और कहीं भी 1 किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह 2 जो है हमारा 9 के साथ कनेक्टेड है, जबकि यहाँ देखो 2 जो है 11 के साथ भी कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारा जो A सेट है, A में यानी कि हमारा जो डोमेन सेट है, डोमेन में हमारे पास एक एलिमेंट 2 है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 इमेजेस हैं, यानी कि F2 जो है वो हमारा 9 के भी इक्वल है, F2 9 के भी इक्वल है, और यहाँ से F2 जो है वो हमारा 11 के भी इक्वल है। यानी कि एक एलिमेंट का, डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज, तो ये फंक्शन में अलाउड नहीं है। इसलिए इस एग्जांपल की वजह से हम लिखेंगे कि F is not a function from A to B। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, लेट F be the subset of Z cross Z defined by F is equal to AB, A plus B where A and B both belong to Z। तो F दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, AB, A plus B टाइप के, such that A and B belongs to Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर। तो अब क्वेश्चन है कि इज F a फंक्शन फ्रॉम Z to Z, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि जो ये F है क्या वो इंटीजर से इंटीजर में फंक्शन है, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन में पहले तो ये बता दें कि ये फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, इसके लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम A को 1, B को 2 मान लें, ठीक है, या फिर हम A को -1 और B को -2 मान लें, दोनों केस की बात करेंगे। जैसे देखो अगर हम A को 1 और B को 2 मानते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, A इंटू B यानी कि 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 1 प्लस 2। ठीक है, और अगर हम इस सेकंड केस की बात करें तो -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, -1 -2।
तो ये कितना हो जाएगा भाई ऊपर 2,3 और यहाँ कितना हो जाएगा -1 इंटू -2 भी 2 ही होगा, लेकिन -1 -2 कितना होगा -3। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। अब देखो हमारा 2 जो है फर्स्ट एलिमेंट तो डोमेन का होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज का होता है। सिमिलरली देखो इसमें दोनों ऑर्डर पेयर्स में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट वो सेम है, यानी कि डोमेन का सिंगल एलिमेंट है 2, लेकिन उसके दो अलग अलग इमेजेस हैं। एक 2 जो है वो 3 पे भी मैप कर रहा है और यही 2 -3 पे भी मैप कर रहा है। ये 2 जो है हमारा डोमेन सेट का एलिमेंट है और ये 3 और -3 हमारा को डोमेन सेट का एलिमेंट है। क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट का मल्टीपल इमेज है, एक से ज्यादा इमेज है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा f जो हमें दिया हुआ है f इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम z टू z। बात समझ में आ गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लेट a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 में है a एक सेट है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 9, 10, 11, 12 और 13। फिर आगे कह रहा है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू नेचुरल नंबर n। f is a function from डोमेन सेट A है टू कोडोमेन सेट N, यानी कि नेचुरल नंबर। तो और ये डिफाइन कैसे है? डिफाइन किया हुआ डेफिनेशन इसकी fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ f फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। हम पहले सेट fn निकालें कि fn होगा क्या, fn में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो fn हमारा है क्या? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, और ये जो n है वो किसका एलिमेंट है? वो इस सेट A का एलिमेंट है, यानी कि जो n होगा वो हमारा 9, 10, 11, 12, 13 ये पांचों हो सकते हैं, 5 पॉसिबिलिटी है। तो अगर देखो n इज इक्वल टू अगर आप 9 लेते हैं, अगर आप n इज इक्वल टू 9 लेते हैं तो 9 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि fn तो हमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है ना। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, हाईएस्ट की बात हम बाद में करते हैं। तो 9 का ऐसा कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स है? तो सबसे पहले तो देखो प्राइम फैक्टर होगा सिर्फ 3 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 9 को डिवाइड करता है। इसके बाद अगर हमने n को 10 मान लिया तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है या तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर? अब इसके बाद 11, अगर n इज इक्वल टू 11 है, 11 तो प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ 11 से ही डिवाइड हो सकता है, 1 के अलावा। बात समझ में आई? और 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर लेना था, इसलिए हमने 11 लिया बस। नेक्स्ट 12, अगर हमने n इज इक्वल टू 12 लिया तो प्राइम नंबर से कौन कौन से हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं? तो देखो एक 2 डिवाइड करता है, एक 3 डिवाइड करता है, बस और तो कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हमने n इज इक्वल टू 13 ले लिया, n इज इक्वल टू 13 ले लिया तो 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 13 ही होगा। 1 भी होता है, लेकिन 1 चूंकि हमें प्राइम फैक्टर चाहिए यहाँ पे और 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया, सिर्फ हमें 13 लिखना है। तो अब देखो भाई fn हमारा क्या हो जाएगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अब देखो हाईएस्ट वाला हमको इसमें इनमें से चुनना है। पहले 9 के लिए तो 3 है, 3 ले लिया,
फिर 2 और 5 में से हाईएस्ट 5 है, फिर 11 में से 11 ही है, 2 और 3 में से 3 होगा, और 3 हम पहले लिख चुके हैं इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर 13 है। ठीक है, ये हमारा FN हो गया और यही FN हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज ऑफ F इज इक्वल टू FN इज इक्वल टू 3, 5, 11, 13 आंसर। ठीक है, तो चलो इस तरीके से ये जो रिलेशनल फंक्शन है इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो गया। आज हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ करते हैं।